परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक परम आदरणीय माननीय सम्माननीय आदरणीय वामन मेश्राम साहब, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप अपनी बात रखें। माननीय वामन मेश्राम। साथियों, 8 तारीख को चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा 5 राज्यों में की गई और उस घोषणा में चुनाव आयोग के द्वारा एक बात घोषित की गई कि 15 तारीख तक रैलियों को करने के लिए पाबंदी रहेगी। आज तक मुझे इस बात का कोई तर्क चुनाव आयोग के द्वारा ये जो घोषित किया गया, इसका आज तक कोई तर्क नजर नहीं आया। तो ये तर्क समझ में नहीं आया कि चुनाव आयोग ने पंद्रह तारीख तक रैलियां लेने के लिए पाबंदी लगाई। वैसे आज एक बड़ी खबर है कि कोविड का आंकड़ा नीचे की तरफ खिसक रहा है। मतलब जो बढ़ रहा था तो कोविड का आंकड़ा नीचे की तरफ जा रहा है। आज अखबार में खबर है और आज की तारीख 12 तारीख है। तो हो सकता है कि बीजेपी का काम जो है 13 तारीख तक, जो हमारी रैलियां थी 15 तारीख तक, उनको रैलियां को रोक लगाना है, उसके बाद कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि एक बड़ी खबर सारे मीडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर चलाई जा रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। केंद्र सरकार हड़बड़ाहट में पंजाब सरकार के अधिकारियों को नोटिस इशू कर दिया। यानी जांच के पहले ही उनको अपराधी मान लिया। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी का मुद्दा चुनाव में मुद्दा बनाने की योजना पर बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को या बीजेपी या आरएसएस के लोगों को एक बात का पूर्वानुमान या पूर्व अनुभव है कि इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को फायदा हुआ था। तो इन लोगों ने सोचा होगा कि हत्या होने का एक माहौल बनाया जाए। ये होने वाला था, नरेंद्र मोदी की हत्या होने वाली थी। जैसा नरेंद्र मोदी ने पंजाब के अधिकारियों को एयरपोर्ट पर कहा
कि आपके मुख्यमंत्री को कह देना कि मैं बचकर आ गया हूं, वापस आ गया हूं। आधा सेंटेंस प्रधानमंत्री ने कहा, आधा सेंटेंस नहीं कहा। वो आधा सेंटेंस मैं बता देता हूं। वो आधा सेंटेंस ये था कि आपके मुख्यमंत्री ने मुझे मारने का प्लान तो बनाया था, मगर मैं बचकर आ गया। ये है वो सेंटेंस। पूरा जो है सेंटेंस जो बनता है वो ऐसा बनता है। मगर वो प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पर रहते हुए भी कुछ मर्यादाएं होती है, तो ये काम उन्होंने मीडिया के ऊपर छोड़ दिया है और सिक्योरिटी एजेंसी के ऊपर छोड़ दिया है कि इससे अगर माहौल बनाया जाए तो इसके आधार पर भी वोट हासिल किए जा सकते हैं। ऐसी योजना मुझे लगता है उन्होंने बनाई हो, क्योंकि उसका प्रचार चल रहा है, सारे मीडिया में उसका प्रचार चल रहा है, लगातार चल रहा है। और मामला सुप्रीम कोर्ट के लेवल गया। पंजाब सरकार अपनी इंक्वायरी कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इंक्वायरी कर रही है। इसका मतलब है कांग्रेस को भी मालूम हो गया है राजनीतिकरण हो रहा है, बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है, सारा दिखाई दे रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों के इंक्वायरी को रोक लगा दिया कि प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार एक संस्था है, उसमें कोई भी बैठ सकता है, उसको असुरक्षित नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता। इसलिए दोनों की इंक्वायरी को रोक लगाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा इंक्वायरी की जाएगी कि वास्तविकता क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा काम किया और उसको रोक लगाने का काम किया। वैसे एक बात मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, किसान आंदोलन में 700 किसान से ज्यादा किसान मारे गए, शहीद हुए। पंजाब में नरेंद्र मोदी मारे नहीं गए, वो पंजाब में ये जो हालात है, ये जो परिस्थिति, ये जो घटना है, ये घटना एक बनाई घटना है, क्योंकि फिरोजपुर में नरेंद्र मोदी वहां रैली के लिए जा रहे थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो एक्स चीफ मिनिस्टर है, अभी चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो उसकी औकात एक्स चीफ मिनिस्टर होते ही 700 लोगों तक पहुंच गई कि वो 700 लोगों को इकट्ठा कर पाया। प्रधानमंत्री का नाम लेकर भी 700 लोग ही इकट्ठा कर पाया। तो उन्होंने उनको बताया कि पीएम साहब की यहाँ 70,000 कुर्सियां है, मगर 700 लोग हैं, तो क्या किया जाए। तो मोदी जी ने कहा होगा कि आपको कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है वो तो मुझे करना है। तो इसलिए उन्होंने ये नौटंकी जो है ये खड़ी की, क्योंकि अगर वो वहां जाते और 700 लोगों के बीच में भाषण करते तो चूंकि वो सरकार कांग्रेस की है, वहां सरकारी मशीनरी का उपयोग करके भीड़ लाई नहीं जा सकती, क्योंकि सरकार उनकी है नहीं। और सरकार उनकी है नहीं, इसलिए मीडिया वाले सारे कुर्सियों का फोटो लेते, ये भी एक मामला था। और वो दिन भर 24 घंटे वो खबर चलती तो उत्तर प्रदेश के ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ता। ये सोचकर मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी ने ये सोचकर ये सारी नौटंकी करने का प्लान बनाया। वैसे खबरें पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि पंजाब के किसानों ने नरेंद्र मोदी को मारा तो नहीं, मगर मारने का एहसास जरूर कराया। 700 किसानों को तो मारा गया, शहीद किया गया, ये तो रियलिटी है, मगर उन्होंने नरेंद्र मोदी को मारा नहीं, मारने का एहसास जरूर कराया। तो मैं थोड़ा कल्पना करता हूं कि मारने का एहसास या मरने का एहसास क्या होता है, वो प्रधानमंत्री को उस समय हुआ होगा। तो इससे उनके अंदर भविष्य में
जो मजबूर लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उसके प्रति करुणा का भाव पैदा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। वैसे ये मेरी उम्मीद करना सही है कि गलत है, ये मैं लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं। तो हम लोग ये जो कार्यक्रम अभी वर्चुअल कार्यक्रम कानपुर देहात में कर रहे हैं, तो हमारी इच्छा थी कि ये कार्यक्रम बड़े पैमाने पर भीड़ के रूप में हो, और ये होने वाला था। जिस तरह से हमने तैयारी की, बहुत बड़ी रैली ये होने वाली थी। मगर इन लोगों ने चुनाव आचार संहिता के नाम पर उसको रोक लगाने का काम किया, तो इसलिए वर्चुअल ये कार्यक्रम करने का हम लोगों ने प्लान बनाया कि यदि भीड़ होती तो हो सकता है 50,000 लोगों की होती, जिस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं। मगर वर्चुअली जो तैयारी अभी हम लोगों ने की है, उस हिसाब से मैं ऐसा मानता हूं कि कम से कम 2 से लेकर 2.5 लाख लोगों तक ये हमारी आवाज जाएगी, और 8-10 हजार शेयर इसके होंगे। तो हो सकता है 2.5 लाख केवल कानपुर देहात में होगा, मगर ये क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो तो ग्लोबल मीडिया है, वो तो सारे दुनिया में जाता है, सारे यूपी में जाता है, सारे एरिया में इसको सुनने को मिलेगा। तो ये बड़े पैमाने पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच का काम ये हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। ये कार्यक्रम परिवर्तन यात्रा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो हम लोगों ने बनाया है, बहुत सारे उत्तर प्रदेश के जो छोटे दल है, मध्यम दल है, प्रदेश स्तर के दल है, उन लोगों ने मिलकर ये दल बनाया, और वो हमारे पास आए ये कहकर कि आप इसका नेतृत्व करें। तो हमने कहा हम तो राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने आग्रह किया कि नहीं आप इसका नेतृत्व करिए। तो हमने सोचा कि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि जो लोग मजलूम है, वंचित है, SC ST OBC माइनॉरिटी के, उन लोगों को आजाद भारत में शासक वर्ग बनाया जाए। तो ये एक तरीका है शासक वर्ग बनाने का। तो शासक वर्ग बनाने का तरीका है, और फिर सत्ता में भागीदारी देने का अवसर इसके द्वारा प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा एक औजार बने, एक हथियार बने इस मकसद को पूरा करने का, इसलिए ये काम किया गया। साथियों, ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है, ये परिवर्तन करने के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा परिवर्तन करने के लिए बनाया गया है। आज देश में अल्पसंख्याक लोगों का बहुसंख्याक लोगों पर राज है। ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि मुसलमानों को अल्पसंख्याक कहा जाता है, उनकी संख्या 15% है। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। 3.5% ब्राह्मण, 15% मुसलमानों को अल्पसंख्याक कहते हैं। बड़ी हैरान करने वाली बात है, और मुस्लिम भी यही बात मान लेते हैं, जबकि ये बात सही नहीं है। तो 3.5% ब्राह्मणों के लोगों का इस देश में बहुसंख्याक लोगों पर राज है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की संख्या देश में 85% है, और 85% लोगों पर 3.5% ब्राह्मणों का राज है। और ये राज
करने का एक बड़ा कारण यह है कि इन लोगों के पास में काला धन है। 2019 के चुनाव में इन पार्टियों ने, इन लोगों के पार्टियों ने लगभग 60,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। इसमें से अकेले 27,000 करोड़ रुपया बीजेपी ने किया। बीजेपी ने 27,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। ये रिपोर्ट है, ये डाटा कलेक्ट किया गया है और ऑथेंटिकली डाटा का एविडेंस इकट्ठा करके घोषित किया गया है। तो ये 27,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी के पास कहां से आया, बीजेपी के पास कहां से आया, आरएसएस के पास कहां से आया? तो ये काला धन है। हमारे पास तो सफेद नहीं है। और हमारे पास काला धन तो नहीं है। इन लोगों ने काला धन का उपयोग चुनाव में करके गरीबों के, मजलूमों के वोट और अमीरों के नोट, मजलूमों के वोट और अमीरों के नोट, उन नोटों के द्वारा ये खरीदा गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो, हैरान करने वाली बात आपको लगेगी। आप लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने कलयुग का नाम सुना है, सदयुग का नाम सुना है। अब एक नया युग मैं आपको सुना रहा हूं, कोरोना युग। नया युग है ये, ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला ये, मगर है, ये भी एक युग है। और अभी पिछले समय में ये जो युग चला, साल 1.5 साल में, इस काल में उद्योगपतियों ने 12 लाख करोड़ रुपया कमाया। हम लोगों के रोजगार चले गए, हम लोगों को खाने पीने के लिए संकट खड़ा हो गया, सरकार को मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है, और उद्योगपतियों ने इसी समय में 12 लाख करोड़ रुपया कमाया। सरकार के मदद के बगैर 12 लाख करोड़ रुपया कैसे कमाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं कमाया जा सकता। तो ये 12 लाख करोड़ रुपया जो कमाया, तो हम ऐसा मानते हैं कि 2024 के चुनाव के लिए और 2024 तक जो 36 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। तो एक तो इस देश में प्लान बनाकर, योजना बनाकर चुनाव को बहुत ज्यादा महंगा कर दिया गया है। और कितना महंगा कर दिया है चुनाव को कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को लाइन लगाकर वोट डाल सकते हैं। आपको वोट डालने वाले लोग बना दिए गए हैं। यानी हमारे लोगों को केवल वोट डालने वाले लोगों में तब्दील कर दिया गया है। चुनाव लड़ने के बारे में हमारे लोग सोचते ही नहीं, बोलते ये तो हमारा काम नहीं है। हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए कहां पैसा है? तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है। चुनाव को प्लान बनाकर बहुत ज्यादा महंगा कर दिया गया है। योजना बनाकर ऐसा महंगा कर दिया गया है। और इस महंगा करने में शुरुआत तो कांग्रेस के द्वारा ही हुई है। अब इससे सीखकर बीजेपी ने ज्यादा महंगा कर दिया। अब इतना महंगा बीजेपी ने कर दिया कि कांग्रेस वाले भी चिल्ला रहे कि अरे हमको इतना पैसा नहीं मिल रहा है, बीजेपी वालों ने 27,000 खर्चा कर दिया। ऐसा अभिषेक मनु संघवी का ही आरोप है। तो इस तरह से ये चुनाव इतना महंगा कर दिया गया, इतना महंगा कर दिया गया। चुनाव महंगा होना
ये एक बड़ी वजह है भारत में भ्रष्टाचार की। राज्य के मंत्रिमंडल बन जाते हैं, केंद्र के मंत्रिमंडल बन जाते हैं, और जिन्होंने चुनाव महंगा किया उन लोगों को बता दिया जाता है, जिनको मंत्री बनाया जाता है उनको महीने का कोटा फिक्स किया जाता है, इतना अकाउंट में जाना चाहिए। और इस तरह से पैसा लूटने का काम, और वो कौन सा पैसा? सरकारी योजनाओं का पैसा। अन्यथा 100 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से भारत सरकार ने लिया है, और कई लाख करोड़ रुपया हर साल ब्याज में कई लाख करोड़ रुपया ब्याज देता है भारत सरकार। और हर बजट में हमारे लोगों को तो, हमारे लोग जिस दिन बजट की खबर आती है तो बोलते हैं यार ये तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आता, ये बजट क्या है क्या नहीं है। वो बजट की खबर पढ़ते ही नहीं, उसमें ही तो है सारा रहस्य। एक तो बजट कुछ समझ में नहीं आता लोगों को, और अखबार वाले भी उसके बारे में बोलती ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, और बस खत्म हो गया। बाकी हमारे लोगों को कुछ समझ में आता नहीं है। उसमें 100 लाख करोड़ से ज्यादा जो कर्जा लिया गया है, वो कर्जा गरीबों की गरीबी खत्म करने के नाम पर लिया गया है। गरीब, अभी भी भारत सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि गांव के 90% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, शहरों के 75% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो पैसा कहां गया? तो इस देश में जो अल्पसंख्यक ब्राह्मण है, वो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल में लिखा कि दुनिया में कोई ऐसा पाप नहीं बचा हुआ है जो पाप ब्राह्मण अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए नहीं करते। कोई बचा हुआ नहीं है ऐसा पाप। उन्होंने एक किताब में लिखा, और किताब में लिखने की वजह यह थी कि अकेले बनिया ही लोगों को इतना लूटता है, ब्राह्मण अलग से लूटता है, मगर कांग्रेस ब्राह्मण और बनिया लोगों की, दोनों की अकेले अकेले बहुत लूटते हैं, मगर ये दोनों मिलकर करते हैं तो लूटने की इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि एक और एक गणित में 2 होते हैं। मगर ये गांधी जी वाला बनिया और जवाहरलाल जी वाला ब्राह्मण जो था, वो 2 नहीं हो रहे थे, वो 11 हो रहे थे। तो इस तरह से इन लोगों ने योजना बनाकर, प्लान बनाकर, अडवाणी जी को तो इस बात की तकलीफ थी, यार हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस बनने की, मगर बन ही नहीं पा रहे। अडवाणी का ये पब्लिक बयान है, पब्लिक में ये बयान दिया था उन्होंने, अडवाणी जी ने, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस बने, मगर बन नहीं पा रहे। तो यानी वो ये कहना चाहते हैं कि हम भी कांग्रेस की तरह ब्राह्मण बनिया वाला गठबंधन बने। तो इस तरह से इन लोगों ने काले धन का निर्माण किया और काले धन का चुनाव में इस्तेमाल करते हैं, और अल्पसंख्यक लोगों की सरकार बहुसंख्यक लोगों पर थोपते हैं, और फिर 5 साल तक लूटते हैं, फिर लूटा हुआ जो धन है फिर अगले चुनाव में इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से लोगों का विकास नहीं हो सकता।
इन लोगों ने आजादी के आंदोलन में नारा लगाया था, गांधी जी और नेहरू जी ने नारा लगाया था। नारा क्या था? फ्रीडम ऑफ द कंट्री, यानी देश को आजाद करने का। अब 15 अगस्त 47 को देश आजाद हो गया, तो अब तो नहीं कह सकते ना आजाद भारत में फ्रीडम ऑफ द कंट्री। तो लोग बोले अरे हो गया ना भाई, ये अभी कोई नया नारा लगाओ। तो आजाद भारत में उन्होंने नारा लगाया डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बाबा साहब अंबेडकर ने जब ये फ्रीडम ऑफ द कंट्री का नारा लगाया गया था तो कहा था कि अय अमेरिकन लोगों, अय यूरोपियन लोगों, आप कांग्रेस का साथ देते हो फ्रीडम ऑफ द कंट्री के लिए, तो आप उनको ये पूछो कि क्या फ्रीडम ऑफ द कंट्री के नारे में फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री का नारा भी शामिल है? कि देश को आजाद करने का जो नारा लगाया जा रहा है उसमें देश में रहने वाले लोगों को भी आजाद कराया जाएगा? ये पूछो। जब बाबा साहब आंबेडकर ने यह सवाल खड़ा किया, तब जाकर गांधी जी और नेहरू पर अमेरिका और यूरोप का दबाव पड़ा, तब जाकर यह संविधान सभा बनाने के लिए राजी हुए। नहीं तो गांधी जी का बयान था नहीं आप चले जाइए, अब जाइए, ये देश का क्या करना है क्या नहीं करना है हम डिसाइड करेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर को और मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि गांधी जी और नेहरू क्या करेंगे तो हमको पहले ही मालूम है। ये तो ब्राह्मण राज जो है मनुस्मृति का राज लागू कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने ये इस मुद्दे पर पहल किया और कहा कि नहीं, कम से कम अंग्रेज जाने के पहले भारत में संविधान लागू होना चाहिए और उसके बाद में फिर अंग्रेज भारत छोड़कर जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। तब जाकर यह मामला चर्चा में आया, तब जाकर के संविधान सभा का गठन हुआ और फिर 26 जनवरी 1950 को फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री के लिए जनता को मौलिक अधिकार संविधान में दिए। आज तक लोगों को संविधान ने आजाद करने का काम किया, एक कॉन्सेप्ट लोगों को बताया ही नहीं जा रहा है। आजाद करने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए, फंडामेंटल राइट दिए गए, जिसमें एक राइट है आर्टिकल 19 में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मौलिक अधिकार होगा, बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार होगा, अभिव्यक्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार होगा और शासन के पास इसे रद्द करने का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर शासन ने ऐसा किया तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में पावर होगा कि शासन को रोक लगा दे। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है और इसलिए सरकार तो छोड़ो, वो क्लास 3 पोस्ट का जो इंस्पेक्टर होता है ना, वही मौलिक अधिकार को रोक लगा देता है। इंस्पेक्टर जो एसआई होता है ना, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर भी नहीं, सब इंस्पेक्टर, वही रोक लगा देता है मौलिक अधिकार को। बिल्कुल भी उसके पावर के अधीन है नहीं मामला। मगर हमारे लोगों किसी को पता ही नहीं, अभ्यासक्रम में मौलिक अधिकार कहीं पर भी पढ़ाए नहीं जाते। इस मौलिक अधिकार ने 26 जनवरी 1950 को हम लोगों को आजाद किया। 15 अगस्त 47 को गांधी जी और नेहरू जी आजाद हो गए। 26 जनवरी 1950 को हम लोग आजाद हुए क्योंकि संविधान ने वो अधिकार हमको दिए। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा,
गरीब अमीर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 14 में 15 में ये सारा का सारा प्रबंध किया गया। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ये अंग्रेजों का कानून था। बाबा साहब आंबेडकर ने अपने अनुभव से एक बात और जोड़ दिया, उनके पास ज्यादा अनुभव था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ तो अंग्रेजों का कानून था ही था, वो केवल इतना ही बोला जाता था, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कहीं पर भी यह नहीं बोला जाता था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मगर ये संविधान के अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 में आप लिखो। बहुत सारा, एक बसु है, वो इंटरप्रेटर है, उसने बड़ा किताब लिखा है, वो पढ़ाया जाता है कॉलेज में। तो मैंने उसको देखा, चैप्टर नंबर 3 पे क्या लिखा है। तो उसने तो जो आर्टिकल 13 है, 14 से अधिकार शुरू होते हैं, तो जो अधिकार शुरू होते हैं उसके पहले 13 है। 13 में लिखा कि ऐसा, ये जो मौलिक अधिकार है, ये जो दिए जा रहे हैं, ये मौलिक अधिकार लागू किए जा रहे हैं, तो इसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। इसके विरोध में भविष्य में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। और जो मौलिक अधिकार लागू किए गए हैं उसके पहले जो भी रूढ़ी परंपरा जो भी है, अगर वो मौलिक अधिकार को अवरोध खड़ा करती है तो उसे नल एंड वॉइड, शून्य घोषित किया जाता है। एक लाइन 2-3 हजार साल जो ब्राह्मणों ने लिखा ना हमारे खिलाफ में, एक लाइन में खत्म कर दिया। ड्राफ्टिंग की कितनी बड़ी ताकत होती है, मैं पहली बार महसूस किया। अरे बाप रे बाप, ड्राफ्टिंग क्या होता है। लॉ में पढ़ाया जाता है, ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट है लॉ का। एक लाइन में 2-3 हजार साल तक ब्राह्मणों ने जो लिखा, वो संविधान के विरोध में क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं, एक लाइन में खत्म कर दिया। बाबा साहब आंबेडकर को यह भी मालूम था कि भविष्य में ये गड़बड़ी कर सकते, तो लिखा भविष्य में विधायिका को ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा जिस कानून की वजह से मौलिक अधिकार शून्य हो सकते हैं या अल्प हो सकते हैं, अल्प भी शून्य हो सकते हैं या अल्प हो सकते हैं, जहां तक मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचाया जाता है वहां तक उसे शून्य घोषित किया जाता है। मैं पढ़ने के बाद भी वो शब्द जो है, कितने सटीक शब्द बाबा साहब अम्बेडकर ने यूज किए हैं। ड्राफ्टिंग में शब्दों का ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम सब लोगों की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर अकेले, क्योंकि वो अकेले ही थे, उधर ड्राफ्टिंग कमेटी में भी अकेले थे और संविधान सभा में भी अकेले ही थे। मगर 101 सवाल लोग जब खड़े करते थे, कांग्रेस वाले लोग सवाल खड़े करते थे उधर संविधान सभा में, तो जवाहरलाल नेहरू को समझ में नहीं आता सारा क्या होगा। तो फिर वो बोल देते कि बाबा साहब बोल देते कि, फिर बाबा साहब उठ करके उसका जवाब देते, तो बैरिस्टर नेहरू भी, अगर आप लोग जो वैल्यूम है संविधान लिखने के दौरान जो लिखे गए हैं,
एक बार पास किया, 2 बार पास किया, 3 बार पास किया, और उस बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पीच करने के बाद एकदम सब चुप हो जाते थे, कुछ। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, वो जज वो वही पढ़कर फैसले देते। ये आज जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है, उनको वो पढ़ना पड़ता है कि आर्टिकल काय के लिए लिखा गया है, उसको आधार बनाकर फैसले देने पड़ते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर अकेले किस चीज की लड़ाई लड़ रहे थे? फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री की लड़ाई लड़ रहे थे। गांधी जी की लड़ाई क्या थी? फ्रीडम ऑफ द कंट्री। देश के आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। देश की आजादी उन्होंने हासिल भी की। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने चुनौती थी, वो चुनौती ये थी कि लोगों को कैसे आजाद किया जाए। कि मनुस्मृति ने हमारे लोगों की आजादी के अधिकार छीन लिए हैं, तो वो सारे अधिकार जो भी मनुस्मृति ने या ब्राह्मण ग्रंथों ने हमारे लोगों के छीन लिए हैं, वो सारे के सारे अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने बहाल कर दिए। और जैसे ही वो अधिकार बहाल कर दिए, तो फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री लागू हो गया संविधान में। मगर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भारत में ना होने की वजह से, भारत में जिसका संबंध चुनाव के साथ में है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि संविधान में ये फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री लागू कर दिया गया। मगर समाज में ये क्यों लागू नहीं हुआ? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट देश में आने नहीं दिया गया। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को रोका गया, और रोकने के लिए सबसे पहले काले धन का इस्तेमाल किया गया, और अभी ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं ईवीएम के विरोध में लड़ रहा हूं, और ईवीएम के पेपर ट्रेल मशीन लगाने का ऑर्डर 24 अप्रैल 2017 को मैंने हासिल किया। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन घोटाला करेगी तो पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ेगी। क्योंकि कैसे? पेपर ट्रेल मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता। पेपर ट्रेल मशीन में वोट का फिजिकल एविडेंस होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है, फिजिकल रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल नहीं होता है। मेरे पास इसका अभी आंध्र प्रदेश में ईवीएम मशीन ने 171 वोट निकाले, पेपर ट्रेल ने 160 निकाले। तो इसका मतलब यह है 171 ईवीएम मशीन ने जो निकाले 11 वोट ज्यादा निकाले, पेपर ट्रेल ने 160 निकाले। तो एकदम प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है घोटाला करती है। ये आंध्र प्रदेश का हमारे पास रिकॉर्ड है। अब यहां तो एग्जाम्पल 11 का मिला, एविडेंस मिला। इसका अर्थ यह होता है कि हरवाने तक आंकड़ा बढ़ाया जा सकता है। तो अब केवल काले धन से मामला नहीं चल रहा है, बल्कि ईवीएम मशीन का मामला चल रहा है। ईवीएम मशीन को वोटों की चोरी करने के रोकने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में केस जीता, तो मैच करने का फैसला जस्टिस रंजन गोगोई के द्वारा, जिसको एक औरत ने आरोप लगाया था, उससे निर्दोष छोड़ने के लिए उससे यह फैसला करवाया गया है मैच करने का। तो मैं तो पब्लिक पे बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुरा लगता है या जस्टिस गोगोई को बुरा लगता है तो मेरे खिलाफ केस दाखिल कर ले, फिर मैं उसको वहां देखता हूं।
क्योंकि मैं केवल कोर्ट में ही नहीं, मैं तो मैदान में भी निपटने के लिए तैयार हूं इन लोगों को, क्योंकि जितनी लेवल के बदमाश है उतनी ही लेवल की ताकत हम लोगों ने खड़ी की है, इनको मैदान में निपटेंगे। जो संविधान को नहीं मानते हैं वो आगरा में बोलते हैं कि ये आपका कार्यक्रम विधि सम्मत नहीं है। कौन सा विधि है? नहीं, आपको परमिशन नहीं है। ओके, ठीक है, नहीं, आपको इस कार्यक्रम का परमिशन नहीं है, तो हमारे कार्यक्रम को रोकने का आपके पास आदेश लाओ, आदेश लाओ। कहा कि नहीं, वो तो आदेश नहीं है। तो किस आदेश के तहत आप हमें विधि सम्मत नहीं है कह रहे हो? जय मुनिवासी। ऐसा पाला उन लोगों राष्ट्रीय का पाला परिवर्तन नहीं। मोर्चा के समर्थन में भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा की कानपुर मंडल स्तरीय वर्चुअल महारैली में शामिल होने वाले वक्ताओं एवं श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही वर्चुअल महारैली के उद्घाटक, मुख्य अतिथि व प्रमुख उपस्थिति में शामिल अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार, तथा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नेतृत्व कर रहे मानवर वामन मेश्राम साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर उत्तर प्रदेश व ऊपर का आदेश, ये ऊपर का आदेश कहाँ ऊपर है भाई? किधर है ऊपर? वो ऊपर संविधान के अधीन है कि संविधान के ऊपर है? कहा कितना ऊपर है? संविधान के ऊपर तो कोई है नहीं है। तो ये जो ईवीएम का और पेपर ट्रेल मशीन के द्वारा इन लोगों ने, अल्पसंख्यक लोगों ने बहुसंख्यक लोगों पर अपना राज स्थापित करने का कार्यक्रम चलाया हुआ है। ये आने वाले साल में, आने वाले 10 साल में मैं ये भारत के तमाम लोगों को वादा करता हूं कि हम ये निपटेंगे इनको। 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे। और ये जो चोरी है, वोटों की चोरी जो है, जो हमने रोक लगवाई थी पेपर ट्रेल मशीन के द्वारा, तो मिलान करने का ऑर्डर लाया। अभी एक मुद्दे पर 2 ऑर्डर है। एक ऑर्डर रिकाउंटिंग का है और एक ऑर्डर मिलान करने का है। मिलान करने से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है, रिकाउंटिंग से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होता है। और सुप्रीम कोर्ट ओपन हो नहीं रहा है, मैं ओपन होने की राह देख रहा हूं। तो इसलिए बार बार साला ये जो कोविड है, ये सरकार ही अधिकारियों को बोलती कि अब ज्यादा आंकड़ा बताओ, तो अखबार में ज्यादा आंकड़ा आता है, अब बोलती जरा कम कर दो, तो फिर कम हो जाता है। मतलब ये जंतु जो है, ये जंतु भी इनका पैदा किया हुआ है, ये जंतु इनके इशारे पर काम कर रहा है। तो इस तरह से ये जो व्यवस्था जो संविधान सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, ये उन्होंने लागू की। हम इसके विरोध में लड़ेंगे। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि जब ये ईवीएम में और पेपर ट्रेल में इस तरह की गड़बड़ी ये लोग कर रहे हैं, अखिलेश जी को मैं जब मिलने गया तो उन्होंने भी मुझे पूछा कि मेश्राम जी, ये तो सब ठीक है, ईवीएम का क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके बारे में बताइए। मैंने कहा आपको तो मालूम है कि ये लड़ाई मैं ही लड़ रहा हूं, वो इसीलिए पूछ रहा हूं। मैंने कहा इसके 2 उपाय है। अगर आपका और हमारा गठबंधन बन जाता है तो हम एक मेमोरेंडम चुनाव आयोग को देंगे कि अगर गड़बड़ी किया तो उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता आपको सड़कों पर निपटेगी। और ऐसा संयुक्त बयान घोषित कर देते हैं और लिखित चुनाव आयोग को दे देते, क्योंकि जब तक शैतान के अंदर डर पैदा ना किया जाए, शैतान रुकने वाला नहीं है। शैतान को तो रोकना पड़ेगा। तो इसलिए शैतान को रोकने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं और अभी भी हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि ये
ईवीएम मशीन और पेपर ट्रेल मशीन के द्वारा जो चुनाव प्रबंध किया जा रहा है, हम लोग इस चुनाव में कुछ तरीके अपनाएंगे कि उनको घोटाला करना आसान ना हो, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक परिवर्तन का जो लक्ष्य राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ने रखा है वो पूरा नहीं हो सकता। अब मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं, ये आजादी को 75 साल हो गए, देश में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आने नहीं दिया गया, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को रोका गया। बाबा साहब आंबेडकर कहा करते थे, जब रिजर्वेशन का मामला आया, कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में कि कार्यक्षमता का सिद्धांत बताया कि इसकी वजह से ये कार्यक्षम लोग जो है वो यहां नहीं आएंगे, एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे। तो बाबा साहब आंबेडकर ने ये जवाब दिया था कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज अ बेटर देन एफिशिएंट गवर्नमेंट। कार्यक्षम सरकार से बेहतर सरकार प्रातिनिधिक सरकार होती है। मान लिया तुम बुद्धिमान हो, मान लिया तुम कार्यक्षम हो, मान लिया तुम ईमानदार भी हो, ये नहीं माना जा सकता, थोड़ा सा मतलब इसके बारे में डाउट है, मगर फिर भी बहस के लिए मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि तुम ईमानदार भी हो, यानी बुद्धिमान, कार्यक्षम और ईमानदार। चलो ठीक है, मान लेते हो, मगर तुम हमारे प्रतिनिधि तो नहीं हो भाई, तुम हमारे प्रतिनिधि तो नहीं हो। तुम बुद्धिमान हो, तुम कार्यक्षम हो, तुम ईमानदार हो, मगर तुम हमारे प्रतिनिधि तो नहीं हो। मां तो मां होती है। बाबा साहब आंबेडकर गांधी जी को मिलने के लिए वर्धा गए और उन्होंने कहा बाबा साहब को कि ये खबर आंबेडकर छुपा के रखना। तो कहा ठीक है, छुपा के रखे, छुपा के रखा। इसके बावजूद भी कहीं से ये बात जो है, क्योंकि आदमी आएगा जमीन पर चलते हुए आएगा तो वो खुल गए, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई वर्धा में बगैर बुलाए। तो गांधी जी ने पूछा कि मैं आपके लोगों को बुलाता रहता हूं मगर लोग आते नहीं है, आज ये खबर छुपा के रखा गया है फिर भी लाखों लोग आ गए, क्या चमत्कार है अम्बेडकर, समझ में नहीं आता क्या है। तो बाबा साहब आंबेडकर ने गांधी जी को जवाब दिया, एक मां होती है और एक दूसरा शब्द है दाई होती है, इसमें तो फर्क होता ही है गांधी जी। आप दाई हो और मैं मां। तो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में भी समझ रहे हैं कुशवाहा जी, अंबेडकर हमारी लड़ाई किस तरीके से किस लेवल पर लड़ रहे थे। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज अ बेटर देन एफिशिएंट गवर्नमेंट। तुम बुद्धिमान हो, तुम कार्यक्षम हो, तुम ईमानदार हो, मगर तुम हमारे प्रतिनिधि नहीं हो सकते। और जब तुम हमारे प्रतिनिधि नहीं होंगे तो ये गवर्नमेंट प्रातिनिधिक नहीं होगा, ये गवर्नमेंट प्रातिनिधिक नहीं होगा तो इसका फायदा नहीं होगा। क्योंकि लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र प्रातिनिधिक व्यवस्था है और प्रतिनिधित्व क्या है? लोकतंत्र का प्राण तत्व है। अगर प्राण तत्व ही निकाल दोगे तो फिर हड्डियों का ढांचा रहेगा लोकतंत्र में, उसको तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं माना जा सकता। एक तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को रोका गया और परिणामतः ये साधारण लोगों के विकास का कोई एक भी योजना, रोटी कपड़ा और मकान के लिए कोई विकास की योजना नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वयं रोजगार और रोजगार भत्ता, इसके लिए कोई योजना नहीं है। अरे बाबा साहब आंबेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो लिखा हुआ है,
कोई नई बात इन्होंने की हो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से बाहर की हो, कुछ नहीं। तो इस तरह से हम लोगों को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट निर्माण किए बगैर मौलिक परिवर्तन इस देश में होने वाला नहीं है। इसके लिए राजनीतिक हस्तक्षेप जरूरी है और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ये राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है ताकि ये परिवर्तन लाया जा सके। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे लोग परिवर्तन के लिए राजनीति में काम करेंगे, केवल एमएलए एमपी बनने के लिए काम नहीं करेंगे। ये बात ध्यान में रखते हुए वो चुनाव में काम करे, इतनी ही मैं उम्मीद करता हूं और इस मौके पर इतनी ही बात कहता हूं।